जय हिंद बच्चों। वीडियो के क्रम में इस दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं और अगले भाव का यहाँ प्रकटीकरण होगा। कवि बोल रहा है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है मतलब प्रकृति जो है उसका अनुराग। देखिए, प्रकृति तो सबकी माँ है और माँ किसी से रूठी हुई नहीं रह सकती। कितनी देर रूठेगी माँ? माँ तो माँ होती है। उसके हृदय की कोमलता तो वही जान सकता है जिसने माँ का प्यार पाया हो, और हम सब ने माँ का प्यार पाया है और प्रकृति तो सबकी माँ है, इसका प्यार भी हम सब ने पाया है। यथावत इसका प्यार बना हुआ रहे, हमेशा कायम रहे। कभी कहीं ना कहीं इस ओर हमें ले जाने का प्रयास करता है और हमारी जो एक विसंगति है, विसंगति इस अर्थ में कि हम प्रकृति को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन हम इसके बचाव के लिए कुछ नहीं करते। हम इसको बनाए भी रखना चाहते हैं, लेकिन इसकी रक्षा के लिए हम कुछ नहीं करते। और इतनी ज्यादतियाँ, एक तरह से अत्याचार इतना किया जा रहा है प्रकृति पर चारों ओर से कि आज इतराई इतराई कर रही है। हमारी माँ जो हमारी रक्षिका है, जो हमारा पालन पोषण करती है, आज खुद ही अपनी रक्षा के लिए दुहाई मांग रही है। बहरहाल, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रेम रूपी प्रकृति जो है वो, उसमें जो सुबह का समय और मंद मंद हवा जो चल रही है, इस हवा को देखकर ऐसा लगता है जैसे माँ हौले हौले अपना आंचल हिला रही हो और सभी बच्चों को अपना प्यार बांट रही हो, परोस रही हो। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। क्या बोलता है कवि? इस विजन में, विजन विजन वी यानी विना और जन यानी मनुष्य। विजन यानी जहाँ कोई व्यक्ति न हो। सुबह का समय है, सूर्योदय अभी ठीक से हुआ भी नहीं है और ऐसे में अलस भोर की कहानी है यह। इस अलस भोर में, आलस्य से भरे हुए भोर में कोई नहीं है। बधार में कौन ठहरेगा? यह तो सुबह सुबह आ रहा है, इसीलिए ना। बधार में भला कौन ठहरेगा? और कवि देखता है कि यहाँ अभी कोई नहीं है, निर्जन इलाका है, निर्जन क्षेत्र है, मैं अकेला हूँ यहाँ। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। बोलता है कि व्यापारिक नगर, शहरों को व्यापारिक नगर कहा है। क्यों? व्यापार का मतलब धंधा, पेशा। कौन सा पेशा हमने अपना रखा है? हमने प्रगति के नाम पर कृत्रिमता का जामा ओढ़ने का पेशा अपना रखा है। हम प्रगति करते नहीं हैं, हम प्रगतिशील बनने का नाटक करते हैं, हम प्रगति नहीं करते, है ना। हम विकसित होने का नाटक करते हैं। आज विकास के नाम पर हमने क्या पाया है मालूम? हमने पाया है छल, हमने पाया है धोखा, हमने पाया है कपट, हमने पाया है अत्याचार, हमने पाया है। और हमने सिर्फ पाया नहीं, हम दूसरों को भी यही बांटते हैं, यही तो बांटते हैं, है ना। स्वार्थ को हम प्रेम का नाम देते हैं, बदले की भावना को हम स्वाभिमान का नाम देते हैं, एक दूसरे से कपट करके हम अपनी गरिमा का, उसे हम अपनी गरिमा का नाम देते हैं कि हम में स्वाभिमान है। बताइए ये कहाँ का तर्क है? तो शहर में रहकर ही हमें तरह तरह के जो सांसारिक जो घात प्रतिघात होते हैं, यह सीखने के मौके मिलते हैं। सारे के सारे घात प्रतिघात सीखने को मिलते हैं। विशुद्ध प्रेम जो है, जिसमें सिर्फ देने की भावना होती है, वह कहाँ मिलता है? वह तो यही प्रकृति के सामने इस पधार में ही मिलता है वह प्रेम, क्योंकि यहाँ प्रकृति लेती कुछ नहीं, दे ही रही है। यही बात कवि बोल रहा है कि दूर व्यापारिक नगर में, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ कवि खुद रहता है ना, वहाँ तो प्रेम उपजता नहीं। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। उससे ज़्यादा उपजाऊ भूमि इस विजन में है। जहाँ लोग हैं वहाँ उपजाऊ नहीं है प्रेम, और जहाँ कोई नहीं, जहाँ प्रकृति सिर्फ अपने मूर्त रूप में है, प्राकृतिक रूप में है, वहीं प्रेम पनपता है, वहीं प्रेम उपजता है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। क्या बोलता है? देखिए, प्राकृतिक परिवेश है
और बधार में एक छोटा सा तालाब है सिंचाई के लिए, वह तालाब या ऐसे भी प्राकृतिक रूप में गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी जम जाता है और वहाँ से सिंचाई का काम बाखूबी निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है। कवि बोलता है और पैरों के तले है, जहाँ वह बैठा हुआ मेड़ पर पैरों की दिशा में एक छोटा सा पोखर है और उसमें सुबह सुबह की हवाएं चल रही हैं, इसलिए छोटी छोटी लहरियाँ उसमें आ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, वह जो तालाब है, छोटा सा जो पोखर है, उस पोखर के तले में जो घास उगी हुई है, भूरी सी घास है ना, ले रही वह भी लहरियाँ। ज़्यादा गहराई तो है नहीं, इसीलिए छोटी छोटी लहरियाँ जब आती हैं तो नीचे की जो घास है वह भी ऐसा लगता है, एक लहर आती है तो घास भी जैसे झुक जाती है लहर के साथ, और फिर लहर लौटती है तो वह भी सीधी हो जाती है। तो क्या प्राकृतिक सूक्ष्मता है, किस तरह से वर्णन किया है कवि ने। बोलता क्या है कि ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है कि पोखर है उसमें घास लहरियाँ ले रही है ना, कहाँ मिलता है हमें। नगर में, शहर में तो ये सब देखने से रहा कोई, यह तो गाँव में ही आपको मिल सकता है। प्रकृति का यह उद्दाम प्रेम, इस तरह से माँ का जो उन्मुक्त प्यार है अपने बच्चों के प्रति, यह तो बधार में और गाँव में ही आपको प्राप्त हो सकता है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। क्या भावना है। असल में हवा चल रही है और तालाब में छोटी छोटी लहरियाँ उठ रही हैं, तालाब के किनारे पत्थर पड़े हैं, ठीक है, लहरियाँ आती हैं, लहरें छोटी छोटी लहरियाँ, इसलिए लहरियाँ कह रहा हूँ, लहरियाँ आती हैं और घाट पर किनारे पर जो पत्थर जमे हुए हैं उन पत्थरों को एक तरह से भिगोती हैं, पत्थरों के चरण पखाड़ती हैं और वापस लौट जाती हैं। कभी को लगता है जैसे ये पत्थर युगों युगों से प्यासे हों, कितनी बार अनंत समय से और अनंत काल तक के लिए ये लहरियाँ आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं और ये पत्थर हैं कि इनकी प्यास बुझती ही नहीं। हर बार लहरियाँ इन्हें पानी पिलाती हैं और ये पत्थर अनबुझ प्यास को अपने सीने में दबाए वहाँ खड़े रहते हैं। क्या मार्मिक शब्द व्यंजना है यहाँ। और चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। हाँ, चांदी का गोल खंभा सूर्योदय हो गया है और सूर्योदय हो गया है तो उसका प्रतिबिंब उस पोखर पर पड़ता है, तो ऐसा लगता है चूँकि सूर्य उग ही रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने देखा होगा कि एक चमकदार गोल सा खंभा पानी की सतह पर बन गया है, उसका प्रतिबिंब है, सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब बन रहा है, वह सूरज का प्रतिबिंब है, वह उसे वह गोल खंभा नाम देता है, लंबा है और गोल सा है इसलिए। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता और उस पर चकाचौंध हो रही है, आँखों को चुभ रही है। वह हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और जैसा कि मैंने कहा, पोखर के किनारे जो पत्थर हैं उन पर लहरियाँ आती हैं, अपना प्यार उड़ेलती हैं, लेकिन वे पत्थर प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। और कभी को आश्चर्य होता है यह क्या है। सब प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं। सुबह के समय आप कभी उठिए तब आपको लगेगा कि प्रकृति कितनी मनोरम है और कितनी सुंदर। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। क्या बोलता है कवि? कवि बोलता है अब इधर एक और प्रक्रिया हो रही है। वहाँ तो प्राकृतिक जीव जो है वे मनुष्यों की तरह तो आलसी है नहीं। प्राकृतिक जीव जो है सो वह वहाँ एकदम जगे हुए हैं। चुपचाप बगुला जो है अपनी दिनचर्या में मस्त है, एक टांग डुबोए है पानी में और एक टांग उठाए हुए है, और देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली, उस चंचल मछली को देखते ही ध्यान निद्रा त्यागता है। ऐसा लगता है जैसे वह महामुनि की तरह ध्यान लगाए हो। मछलियों को भी लगता होगा कि कैसे साधु बाबा आ गए हैं, लेकिन ये साधु बाबा आजकल के साधु बाबा हैं। बस जो ही उन्हें पता लगता है बाबा जी को कि एक मछली आई, फट से अपनी ध्यान निद्रा त्यागते हैं। नकली जो वह गुरुत्व का सो कपड़ा ओढ़े, नकली गुरुत्व की चादर जो ओढ़े हुए रहते हैं उसे त्यागते हैं और चट से उस मछली को अपनी लंबी चोंच में दबाकर निगल लेते हैं बगुला बाबा जी। इसीलिए बगुला भगत आपने सुना होगा, बगुला भगत, नकली भगत, कृत्रिम भगत जो है, कृत्रिम ध्यान मुद्रा जो है, उसे ही हम बगुला भगत का नाम देते हैं। जो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगत पन्ने का नाटक करता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। मतलब अब देखिए, नीचे तो बगुला खा रहा है और एक मछली मार पक्षी होता है, वो क्या है बहुत ऊपर में। अब बगुला तो ध्यान पानी में है और ध्यान लगाए हुए है, ऊपर से खा लेता है मछली को, लेकिन ऊपर जो मछली मार नाम की चिड़िया जो उड़ रही है, उस चिड़िया को
कितना सामर्थ्य दे रखा है ईश्वर ने। एक बहुत छोटी चिड़िया होती है, ऊपर उड़ रही है और उसकी आंखों में कितनी ज्योति है कि नीचे पानी में सतह के आसपास जो ही एक छोटी सी भी मछली उसे उभरते हुए नजर आती है, उतनी ऊंचाई से देख लेती है। और फुर्ती देखिए, बगुले से भी बहुत ज़्यादा फुर्तीली है वह चिड़िया। वो नीचे उतरती है और एक झपाटे में, एक ही चोंच में, लोग बोलते हैं पानी में मछली बहुत ही फुर्तीली होती है, लेकिन वो चिड़िया कितनी फुर्तीली है कि एक ही झपाटे में नीचे आती है, चोंच में मछली को दबाकर निगल कर उड़ जाती है। यह तो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य है। काले माथ वाली वह चतुर चिड़िया, श्वेत यानी उजले पंखों वाली वह चिड़िया, वह झपाटे मारकर टूट पड़ती है और भरे जल के हृदय पर, सतह पर जो ही मछली उभरती है उसे अपनी चोंच में दबाकर, चटुल, चटुल यानी चंचल, वहाँ चंचल है, यहाँ चटुल है, यहाँ वहाँ मीन है, यहाँ मछली है, चोंच पीली, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। गगन में यानी आकाश में उड़ जाती है वह चिड़िया। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। और क्या बोलता है कवि कि यहीं से वह ऊंची जमीन हो गई है जहाँ से रेल गुजरती है। अब रेल क्या है? रेल तो मानव के विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, मानव के विकास की बहुत ही सटीक प्रामाणिकता है। रेल से पहले पहिया नहीं था, बाद में पहिया आया, फिर छोटी छोटी गाड़ियाँ आई, बसें आई और फिर बाद में रेलगाड़ी। रेलगाड़ी ने तो हमारी विकास यात्रा में हमारा साथ इस तरह से दिया है कि पूछे मत। हमारे विकास को उसने एकदम यूँ समझिए कि अनंत दिशा दे रखी है और प्रगति के लिए अनंत द्वार खोल दिए हैं रेलगाड़ी का जो आविष्कार हुआ है, इस आविष्कार के रूप में जो रेलगाड़ी हमने पाई है, इस रेलगाड़ी ने हमारे लिए विकास के अनंत दरवाजे जितने भी हैं अनंत दरवाजे खोल दिए हैं। कई सारे दरवाजे खोल रखे हैं, कई सारे द्वार खोल दिए हैं और हम उन द्वारों से होकर प्रगति के रास्तों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब यह रेलगाड़ी जो है, यह मानव के विकास की कहानी कहती है और इधर प्रकृति के विकास की कहानी है। इधर रेलगाड़ी को देखते ही उसे लगता है कि यहाँ तो मानवीय विकास यहाँ खड़ा है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और वह देखता है कि मैं निश्चिंत हूँ। जिसे जाने की हड़बड़ी होती है वह न रेलगाड़ी का जो है सो समय देखे, वह न रेलगाड़ी की समय सारणी देखे। मुझे तो जाना कहीं है नहीं, मुझे तो बस यहाँ रहना है। और यहाँ रहना है तो फिर काहे की चिंता, है ना? बस मज़े में यहाँ रहना है और प्रकृति का आनंद प्राप्त करना है। रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। रेलगाड़ी है, रेल यानी पटरी तो है। अब इस पर रेलगाड़ी आने वाली है। हालांकि अभी समय नहीं है रेलगाड़ी के आने का, लेकिन मैं समय के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? समय के बारे में तो वे पूछें जो यहाँ आएँ, जिन्हें जाना हो। मुझे तो कहीं जाना है नहीं, इसीलिए जिस नगर जाना नहीं उस नगर का रास्ता पूछकर फ़ायदा किया। चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ, अगले वीडियो में। धन्यवाद।